हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शालवी रस्तोगी एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स या मेंस्ट्रुएशन। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्यूबर्टी क्या होती है और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं और उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। मैंने बताया था आपको कि रिप्रोडक्शन जो होती है फीमेल में ओवरीज के थ्रू होती है इन दी ओविडक्ट्स, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ओवरीज होती हैं वो रिलीज होती हैं और उसके रिलीज होने के साथ साथ कितने दिन का गैप होता है और उन गैप्स को, वो जो दिनों का गैप होता है उसको क्या कहा जाता है, उसके कितने फेजेस होते हैं ये पढ़ेंगे। और फिर उन फेजेस का जो स्टार्ट होने का दिन होता है और प्लस जो वो कंप्लीटली एंड हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं। देन उसके बाद हम उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें आएगा बर्थ कंट्रोल और बर्थ कंट्रोल के मेथड्स। जो बर्थ कंट्रोल और बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे फीमेल फोर्टिसाइड्स। ये है हमारी इस वीडियो का पूरा टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो वजाइना होती है, ओविडक्ट होती है, ओवरीज और यूट्रस होता है, इन सारे पार्ट्स को मिलाकर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कंप्लीट फेज को कैरी करता है, जिस फेज को हमने सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स में पढ़ा है और अभी और डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन की। तो मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगी कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है, प्यूबर्टी जब होती है गर्ल्स में, ये तब शुरू होता है। गर्ल्स में जब प्यूबर्टी आएगी एट द वेरी यंग एज ऑफ 10 और 12 ईयर्स, ये जब प्यूबर्टी आती है देन इसमें वन फॉलिकल होता है। एक फॉलिकल जो होता है ये कंप्लीट सिस्टम को डेवलप करता है, कंप्लीट ओवम को डेवलप करता है। एंड जब ये डेवलप कर लेगा ओवम को, डेवलप्स ओवम या एग सेल को डेवलप कर लेगा और वो मैच्योर हो जाएंगे, तब ये जो फॉलिकल होता है ये बर्स्ट कर जाएगा, ये बर्स्ट कर जाएगा। एंड जो ओवम होगा या ओवरी से जो एग सेल्स निकलेंगे वो एकदम शूट करके निकलेंगे, एकदम बहुत ही तेजी से निकलेंगे। एंड उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो है वो एक टर्म है जिसको हम डिफाइन करेंगे कि जब एक फॉलिकल, वन फॉलिकल जब ये डेवलप होता है, डेवलप्स इनटू अ मैच्योर ओवम, जब ये एक फॉलिकल मैच्योर ओवम में डेवलप होता है देन इट बर्स्ट, ये बर्स्ट हो जाता है एंड शूट्स आउट ऑफ द ओवरी, ओवरी से बाहर आ जाता है। एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। ये जो ओव्यूलेशन होता है इसमें रिलीज होता है ओवम, और ओवम जो होता है वो ओवरी के अंदर सिक्योर्ड रहता है अंटिल ओव्यूलेशन हैपेंस। जो ओव्यूलेशन है वो हर 14th डे पे होता है। दैट मीन्स ये जो ओव्यूलेशन है ये 14th डे पे अकर होता है। एंड ये क्यों होता है? एक हेल्दी नॉर्मल गर्ल में जब ओव्यूलेशन 14th डे पे अकर होता है, दैट मीन्स उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28th डे पे स्टार्ट होती है।
दैट मीन्स कि ये जो 28th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज द ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है, उसके वजह से ही ये जो है ये मिड में अकर करता है, दैट मीन्स 14th को ये अकर करता है। एंड इसका मतलब है ओव्यूलेशन जो है फीमेल्स में ओवरीज जो हैं वो स्टार्ट कर देती हैं अपने फीमेल गेमीट्स को रिलीज करना विद इन 28 डेज, एंड ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है फॉर अ हेल्दी मेंस्ट्रुएशन। अब हम पढ़ते हैं कि इसके फेजेस कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके फेजेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो फेजेस होते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो सबसे पहला जो आता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये डे 1 पे अकर करता है, एंड इसके साथ साथ सबसे पहले हम सारे फेजेस के बारे में लिख लेते हैं। पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद आता है फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज के बाद आता है ओव्यूलेशन, एंड देन आता है ल्यूटल फेज। ये 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो कि एक हेल्दी फीमेल में अकर करते हैं, एंड सबसे पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं एंड इनका क्या क्या मेन फंक्शन होता है एक हेल्दी फीमेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक मेंस्ट्रुअल फेज की। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये डे 1 पे अकर करता है, ये डे 1 पे अकर करता है, और इसमें क्या होता है ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो प्रिपेयर करी जाती है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन मतलब होता है कि जब फीटस जो होता है जाइगोट या एम्ब्रियो फॉर्म में होता है और वो एक यूट्रस की लाइनिंग से अटैच होने वाला होता है, दैट मीन्स इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, और इम्प्लांटेशन जो मेंस्ट्रुअल फेज में होता है ये डिफरेंट होता है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है इसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ये ब्लीडिंग फेज भी होता है, एंड बेसिकली ये जो ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज होता है ये 3 to 5 डेज लास्ट करता है, ये 3 to 5 डेज लास्ट करता है। उसके बाद इसमें ये जो चारों फेज ये जो तीनों फेजेस हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इसके बाद आगे के जो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिक्यूलर फेज आ जाता है वो हम डिटेल में इसमें पढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो फॉलिक्यूलर फेज आता है इसमें जो मैच्योर एग होता है उसका रोल होता है। मैच्योर एग या फिर ओवम की बात हम कर सकते हैं। तो मैच्योर्ड एग या ओवम जो है फॉलिकल को रिलीज करता है, और फॉलिकल जो है वो ओवरीज का ही एक पार्ट होता है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि अ मैच्योर्ड एग फॉलिकल releases an egg from one of the ovaries. दैट मीन्स अपने आप को ये रिलीज करते हैं एक ओवरी से, जो कि ओवरीज का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड ऑल्सो ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस अगेन स्टार्ट कर देता है प्रिपरेशन फॉर अनदर प्रेगनेंसी। तो यूट्रस स्टार्ट्स द प्रिपरेशन for another pregnancy। प्रेगनेंसी के लिए ये अगेन स्टार्ट हो जाता है।
देन आता है ओव्यूलेशन फेज या फिर ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन फेज या ओव्यूलेटरी फेज आता है, ये इसे हम मिड साइकिल फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये 14th डे पे आकर होता है, इसलिए हम इसे मिड साइकिल डे भी कह सकते हैं। ये 13th to 17th डे के बीच में लास्ट करता है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें फॉलिकुलर फेज का एंड हो जाता है एंड ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। और ये जो ओव्यूलेशन फेज है ये डिफाइन करता है कि ओवरीज में से ओवम जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया है एंड फर्टिलाइजेशन का पीरियड जो है वो भी इसमें स्टार्ट हो गया है। देन आता है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज को हम पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी कह सकते हैं। ये पोस्ट ओव्यूलेशन फेज इसलिए कहलाता है बिकॉज ये जो है ओव्यूलेशन के जस्ट बाद आता है एंड इसमें जो ल्यूटम होता है या कॉर्पस ल्यूटम होता है वो एक दूसरा फेज या एक दूसरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डिसाइड कर सकता है। दैट मीन्स इसमें हम आपको बहुत इजी वे में बता दे रहे हैं कि इसमें अगर फर्टिलाइजेशन अगर होता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, अगर इस फेज में ओव्यूलेशन फेज में स्पर्म आकर के एग से मिल जाएगा तो ये ल्यूटल फेज ही एंड हो जाएगा, फिर ब्लीडिंग फेज नहीं आएगा बिकॉज प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ब्लीडिंग फेज कैंसिल हो जाएगा बिकॉज जो ओव्यूलेशन फेज है उसमें स्पर्म आकर के ओवम से मीट कर चुका है। सो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ कि जो ल्यूटल फेज है इसे पोस्ट ओव्यूलेशन फेज भी कहते हैं। This is also called the post-ovulation phase, and if the fertilization occurs, इसमें अगर फर्टिलाइजेशन अकर होता है, fertilization occurs, pregnancy starts। ये इसका मेन पॉइंट होता है। एंड अगर इसमें फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है, दैट मीन्स ओव्यूलेशन फेज में कोई भी स्पर्म आकर के ओवम से नहीं मिलता है, तो ये फिर से मेंस्ट्रुअल फेज में चला जाएगा और मेंस्ट्रुअल फेज में दैट मीन्स ब्लीडिंग होगी एंड देन ब्लीडिंग के बाद फॉलिक्यूलर एंड पूरी साइकिल फिर से चलती रहेगी। बट अगर इसमें ओव्यूलेशन फेज में स्पर्म जो है वो आकर के ओवम से मिल गया तो ल्यूटल फेज में फर्टिलाइजेशन आकर हो जाएगा एंड उसके बाद ब्लीडिंग फेज नहीं आएगा। डायरेक्ट जब बेबी का जितना भी प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ये सारे फेजेस शुरू हो जाएंगे। बट अगर इसमें स्पर्म आकर के नहीं मिला तो डायरेक्ट मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है एक फीमेल में, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड द होल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। मेंस्ट्रुएशन जो होता है ये टेम्पररी प्रोसेस है, दैट मीन्स ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत दिनों तक नहीं रहता है। दिस ओनली लास्ट फॉर द ब्लीडिंग फेज ओनली लास्ट फॉर 3 to 5 days एंड ये जो पूरा प्रोसेस है ये 28 डेज का होता है। ये 28 डेज यानी कि अप्रोक्सीमेटली फॉर मंथ होता है एंड उसमें डेज डिसाइडेड होते हैं 3 to 5 डेज और किसी किसी में 7 डेज तक भी होता है। फॉलिकुलर फेज जो होता है वो भी मैक्सिमम 1 to 3 डेज का होता है, 1 to 3 डेज का होता है। ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे पे स्टार्ट होता है बट हम उसको अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि वो 13 to 17 डेज तक लास्ट करता है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 5-6 दिनों तक या 4-5 दिनों तक ये ओव्यूलेशन फेज रहता है।
और अगर इस फेज में, इस टाइम पीरियड में अगर स्पर्म आ जाता है, इसमें अगर कॉपुलेशन के दौरान या मीटिंग के दौरान स्पर्म रिलीज किया गया है और इसमें जाकर के ओवम के साथ मिल जाता है, तो ल्यूटल फेज में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो अकर होता है। एंड देन आगे का जो प्रोडक्शन है, दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, वो सारा प्रोसेस इसमें होता है। एंड इफ नॉट, वो वापस से पूरी साइकिल को रिपीट करने लग जाता है। ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेजेस, या फिर सेक्सुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन के जो फेजेस होते हैं वो। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये स्टार्ट होते हैं, और जब ये स्टार्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और जो स्टार्ट जब ख़त्म हो जाता है, ये पूरा ये जो साइकिल का प्रोसेस है ये जब ख़त्म हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेक्सुअल साइकिल क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है और कितने फेजेस में होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि जब मेंस्ट्रुएशन अकर होता है एंड जब वो कम्प्लीटली एंड होता है तो उसको क्या कहते हैं। सो बेसिकली जब मेनार्क होता है, मेनार्क मतलब होता है जब कोई मेंस्ट्रुएशन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है वो अकर होता है, दैट मीन्स मेनार्क जो है ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है एंड इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में तब ये स्टार्ट होता है एंड उसको हम मेनार्क कहते हैं। जो प्यूबर्टी आती है वो बेसिकली 10 to 12 ईयर्स में आती है फीमेल्स के। उस 10 to 12 ईयर्स में जो फीमेल में अकरेंस होते हैं सारे मेंस्ट्रुएशन के या पीरियड्स के, उसे हम मेनार्क कहते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द बिगिनिंग of the reproductive, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, जो रिप्रोडक्टिव पूरा जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है इन अ गर्ल और वुमन is called menarche। ये मेनार्क कहलाता है। एंड देन मेनोपॉज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने वाला होता है, यानी कि जब वो रुकने वाला होता है, तब हम उसको मेनोपॉज कहते हैं। एंड मेनोपॉज जो होता है वो बेसिकली अकर होता है इन दी 45s and 50s की एज में। सो यहाँ पे लिख देंगे मेनोपॉज स्टॉप्स परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। एंड जब ये परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स जब ये वुमेन जो होगी 45 to 50 की एज में पहुंच जाएगी, तब ये मेनोपॉज होता है। एंड मेनोपॉज का मतलब होता है द स्टॉपेज जो स्टॉपेज होता है, दैट मीन्स मेंस्ट्रुएशन का जो स्टॉपेज होता है, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुएशन का स्टॉपेज होता है कॉजेज, क्या कॉज करता है, कॉजेज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू bear children। That means जो ओवम बनता है फीमेल्स की बॉडी में वो सिक्रीट होना बंद हो जाएगा। ओवम्स नहीं रिलीज होंगे तो स्पर्म किसी से मिलेंगे नहीं, ओव्यूलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। दैट मीन्स जो फीमेल है शी बिकम्स इनफर्टाइल।
दैट मीन्स वो अब कंसीव नहीं कर सकती है, एंड ये परमानेंट स्टॉपेज जो होता है इसे हम कहते हैं मेनोपॉज। एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। एंड इसके बाद ओव्यूलेशन भी नहीं होता है, कोई भी फेजेस स्टार्ट नहीं होते हैं और एंड नहीं होते हैं। इस मेनोपॉज के बाद सब खत्म हो जाता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओवरीज डेड हो जाती हैं, एंड उसके बाद मेनोपॉज ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसके बाद का टॉपिक जो है वो है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल क्या होता है हम पढ़ते हैं इसमें। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मेनोपॉज और मेनार्क के बारे में कि जब स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुएशन की तो उसे मेनार्क कहते हैं, और जब एंडिंग होती है या कम्प्लीटली ख़त्म होता है वो तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में। बर्थ कंट्रोल बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए, चाहे वो एक अडल्ट हो चाहे वो एक बच्चा हो। सबको पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या क्या गुड चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। आज की सोसाइटी में, आज की कंट्री के पॉपुलेशन में हर एक समय पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज ही होती जा रही है। इससे गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है हर एक इंसान को एक एक सप्लाई करना चीज़ें, जिससे कि एक सफिशिएंट नीड जो होती है इंसान की वो नहीं पूरी हो पा रही है। इसी वजह से हर एक इंसान को बर्थ कंट्रोल होने की नॉलेज होनी चाहिए कि बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी होता है, एंड बर्थ कंट्रोल अगर है तो वो क्या हमारे लिए प्रॉफिट है या क्या हमारे लिए बेनिफिट दे सकता है हमें। तो सबसे पहले जो बेनिफिट है बर्थ कंट्रोल का वो ये है कि बर्थ कंट्रोल में, इस बर्थ कंट्रोल में हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो प्रेगनेंसी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय टेकिंग सम मेथड्स, एंड उस प्रेगनेंसी को अडॉप्ट, मतलब उस प्रेगनेंसी को हम ख़त्म कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं ख़त्म कर सकते तो उसको स्टॉप कर सकते हैं फॉर टाइम। एंड उसको क्यों कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी जो है वो रोकना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड्स होते हैं किसी भी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो वो प्रेगनेंसी को रोकते भी हैं, एंड वो क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं जो कोपुलेशन में या मीटिंग में उसके दौरान जब रिलीज किए जाते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं और एग से मिलने नहीं देते हैं। इस वजह से ना फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो देयर विल बी नो जाइगोट फॉर्मेशन एंड नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एंड उसकी ही वजह से सारा जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स की। इसमें जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। और बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो होते हैं वो जो 3 टाइप के होते हैं, जब एक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जाता है तो उसको हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, जिस टर्म का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है इसमें ये जो कॉन्ट्रासेप्शन टर्म है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो होता है हम ड्रग्स यानी कि दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो ड्रग्स होते हैं उसमें केमिकल्स जो होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। And there are various methods by which we can prevent pregnancies and
द प्रोसेस इज नोन एज द कॉन्ट्रासेप्शन। एंड जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं या जो भी हम कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं या कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, एंड हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी डिवाइस का इस्तेमाल करके, ड्रग का इस्तेमाल करके या किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके जब किसी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं तो हम उसको कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं, या जब डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज हैं जिसमें ये डिवाइडेड है। सबसे पहली कैटेगरी जो है इसमें है बैरियर मेथड। जिस मेथड्स में ये डिवाइडेड है उसमें सबसे पहला है बैरियर मेथड, उसके बाद आता है केमिकल मेथड, देन आता है सर्जिकल मेथड। ये 3 मेथड्स हम बर्थ कंट्रोल में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये जो 3 मेथड्स होते हैं, दैट इज द बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड द सर्जिकल मेथड, ये कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ेंगे कि उसके कुछ मेथड्स होते हैं जो बैरियर, केमिकल और सर्जिकल मेथड्स होते हैं, उनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरियर मेथड की। तो ये जो बैरियर मेथड है ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसीज बाय अ फिजिकल मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे ये फिजिकल मेथड की वजह से या फिजिकल डिवाइसेस की वजह से प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसीज को। और वो डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि होता है कॉन्डम एंड डायफ्राम। डायफ्राम को हम कैप भी बोलते हैं। ये जो कॉन्डम होता है ये मेल्स के लिए होता है। इससे मेल्स जो अपनी पेनिस में इसको पहनते हैं, एंड इसके बाद जो ये कॉन्डम है ये प्रिवेंट करता है बाय स्टॉपिंग द स्पर्म्स इन द कॉन्डम, और उसकी वजह से ओवम में ये स्पर्म मिक्स नहीं हो पाते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डायफ्राम की। इसमें ये जो होता है ये फीमेल्स के लिए होता है। ये फीमेल्स के लिए होता है, एंड इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि ये अपनी वजाइना पे जो कवर कर लेती हैं सर्विक्स को, इसमें सर्विक्स को ये कवर कर लेती हैं। मेल जो होते हैं कॉन्डम को अपने पेनिस में कवर कर लेते हैं, इसमें ये सर्विक्स को कवर कर लेती हैं, एंड बोथ आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्पर्म एंड ओवम टू मिक्स टुगेदर, जिसकी वजह से कोई भी आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। एंड ये कॉन्डम और डायफ्राम ये एक बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से बहुत फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन कुछ भी नहीं हो पाता है। एक बेनिफिट होता है कॉन्डम को वेयर करने का, बिकॉज अगर कॉन्डम वेयर किया गया है तो उससे एसटीडीज नहीं होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होते हैं। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है एड्स। ये एड्स आता है। ये था आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के बाद हमारा आता है केमिकल मेथड। सबसे पहले हम बैरियर मेथड को एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। बैरियर मेथड जो होता है वो एक फिजिकल डिवाइस होता है जिसमें हम कॉन्डम और डायफ्राम की बात करते हैं। ये जो कॉन्डम होता है ये मेल्स के लिए होता है, एंड जो डायफ्राम होता है ये फीमेल्स के लिए होता है। मेल इसको अपनी पेनिस पे पहनते हैं, एंड
डायफ्राग्राम जो होता है वो फीमेल अपनी सर्विक्स पे पहनती हैं टू कवर देम अप, एंड इसकी वजह से ये जो स्पर्म और ओवम है ये मीट अप नहीं कर पाते हैं और आगे का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड इज द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड आता है। केमिकल मेथड क्या होता है हम सबसे पहले देख लेते हैं। इस केमिकल मेथड में ये भी प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसीज को। इसमें फीमेल्स जो होती हैं 2 टाइप्स की पिल्स ले लेती हैं, 2 टाइप्स ऑफ पिल्स। वो कौन सी पिल्स होती हैं? सबसे पहली होती है ओरल पिल एंड सेकेंड इज द वजाइनल पिल। जो ओरल पिल होती है और वजाइनल पिल होती है वो एक स्पेसिफिक ड्रग से बनाई जाती है। जो ओरल पिल होती है इसमें हॉर्मोन्स होते हैं, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये स्टॉप कर देते हैं ओवरीज को फ्रॉम रिलीजिंग दी ओवम इनटू दी ओविडक्ट, और जिससे कि आगे कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाता है। इस ओरल पिल को जब कोई कंज्यूम करती है विमेन तो उसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तभी होता है जब ओरल पिल ली जाती हैं और उसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं वो जो रिलीज करते हैं वो स्टॉप कर देते हैं ओवम को ओवरी से रिलीज करना, जिसकी वजह से कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये एक इफेक्टिव मेथड होता है टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी, एंड ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे भी होता है क्योंकि इसमें कोई भी और इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं होता है। देन इसके बाद आता है एक और पोर्शन जिसको हम कहते हैं IUCD, दैट मीन्स इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस किस काम आते हैं? ये डिवाइसेस जो हैं जिसको हम इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहते हैं, ये किस काम आते हैं? ये बेसिकली जो यूट्रीन दैट मीन्स दी यूरिन, और मैं कह सकती हूँ वजाइनल पोर्शन जो होता है जहाँ से यूरिन पास ऑन होती है, यहाँ पे ये काम करता है। एंड इसमें जो मेन डिवाइस होता है वो होता है कॉपर टी। ये कॉपर टी जो होता है ये इफेक्टिव होता है, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग दी प्रेगनेंसी। ये कॉपर टी जो होता है ये प्लेस कर दिया जाता है यूट्रस में। ये यूट्रस में प्लेस करने के बाद ये डॉक्टर्स जो है प्लेस कर देते हैं यूट्रस में, एंड इसको IUCD कहते हैं, दैट मीन्स इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या फिर कॉपर टी कहते हैं, जो कि प्लांटेशन को, जो इम्प्लांटेशन होती है फर्टिलाइज्ड एग की यूट्रस में, उसको स्टॉप कर देता है। कॉपर टी जो होता है एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, जिसमें हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को एकदम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, बैरियर मेथड, जिसमें हमने फिजिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें कॉन्डम और डायफ्राग्राम था। फिर हमने केमिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 2 पिल्स के बारे में पढ़ा। एक था ओरल पिल, जिसको हार्मोन जो रिलीज करते हैं, ओरल पिल खाने के बाद हार्मोन जो उसमें से रिलीज होते हैं उससे बहुत सारी फंक्शनिंग होती है, और उसको हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्शन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा। देन वजाइनल पिल को हम कह सकते हैं IUCD, दैट मीन्स इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसमें हम कॉपर टी को इंक्लूड करते हैं। कॉपर टी जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी।
अब आते हैं हम सर्जिकल मेथड पे, जो कि बहुत ही इजी होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बैरियर मेथड्स क्या होते हैं और केमिकल मेथड्स क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं। बैरियर मेथड्स में हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू वो प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसीज को। केमिकल मेथड्स में हम लोगों ने पिल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग सर्जिकल मेथड में पढ़ते हैं कि कैसे ऑपरेशन के थ्रू हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स, दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं मेल्स, मेल्स में कैसे होते हैं, और देन फीमेल्स में किस तरीके से ये होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल्स की। ये बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में ही होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल में एक स्मॉल पोर्शन ले लिया जाता है स्पर्म डक्ट का, और उसको थ्रू ऑपरेशन कट डाउन कर दिया जाता है एंड उसके दोनों एंड्स को टाई अप कर दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज ना हो सके और वजाइना में जाकर के कोई भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना कर सके। तो मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देती हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लिख देंगे ऑफ द स्पर्म डक्ट इज removed by the surgical operation and is cut and tied properly। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। ये स्पर्म डक्ट को, इसमें स्मॉल पोर्शन को ले लिया जाता है, उसको रिमूव करने के लिए सर्जिकल ऑपरेशंस के थ्रू उसे कट किया जाता है और टाइड अप कर दिया जाता है। ये प्रोसेस क्यों होता है? दिस प्रिवेंट स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट। दिस prevent sperms from coming out। एंड इस पूरे प्रोसेस को जब स्पर्म्स जो होते हैं वो बाहर नहीं आ सकते हैं एंड थ्रू ऑपरेशन इसको हम कट ऑफ करवा देते हैं एंड उसके बाद जो स्पर्म डक्ट होती है वो रिमूव करवा दी जाती है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वैसेक्टोमी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। ये पूरा प्रोसेस इन मेल्स हम लेते हैं। देन सेकेंडली हम बात करते हैं फीमेल्स की। तो फीमेल्स में जब हमने बात करी तो फीमेल्स में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये फीमेल्स में होता है। तो फीमेल्स में हम सर्जिकल ऑपरेशंस करते हैं, उसमें हम कट डाउन करते हैं ओविडक्ट को। जैसे हम उसमें स्पर्म डक्ट को कट ऑफ करते हैं, इसमें हम ओविडक्ट को कट ऑफ करते हैं एंड ओविडक्ट को कट ऑफ करने के बाद उसको भी टाई अप किया जाता है, और टाई अप करने के बाद सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसको भी मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दूंगी। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो ओविडक्ट होती है उसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि इसको हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये क्या होती है? ये स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, जिस तरीके से इसमें होता है, इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन
एंड अब उसमें कट ऑफ होती है तो इसमें भी कट हो जाते हैं उसके एंड्स, और जो इसमें स्पर्म डक्ट होती है, कट जो होती है वो एंड से होती है, एंड टू एंड कट होती है, तो इसमें भी एंड इज कट एंड टू एंड एंड टाइड प्रॉपर्ली। ये टाई क्यों किया जाता है प्रॉपरली? जस्ट बिकॉज जिस तरीके से स्पर्म डक्ट होते हैं उसको टाई अप कर दिया जाता है जिससे कि जो स्पर्म्स होते हैं वो बाहर ना आ सकें, उसी तरीके से इसमें ओविडक्ट को टाई अप कर दिया जाता है सो दैट ओवम या एग्स जो होते हैं वो एंटर ना कर सकें या फिर वो बाहर ना आ सकें, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबिक्टोमी। This whole process is known as tubectomy. ये पूरा प्रोसेस हो गया सर्जिकल मेथड का। अब हम लोगों ने तीनों मेथड्स पढ़ लिए हैं, बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड्स, हमने सब पढ़ लिए हैं। इसके बाद आता है फीमेल फोर्टिसाइड्स। जो फीमेल फोर्टिसाइड्स होता है वो बेसिकली जब आजकल के जो विलेजेस होते हैं या पुराने ज़माने में जो विलेजेस होते थे उसमें जो फीमेल चाइल्ड थी उसको मार दिया जाता था। ये बताता है दैट ये जो ऑपरेशंस होते थे या ये जो जितने भी मेथड्स होते थे, एक अनबॉर्न गर्ल को मार दिया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ हर सेक्स, और वो उसको इसलिए मार दिया जाता था, उसको पेट में ही मार दिया जाता था, मदर के वूम में ही मार दिया जाता था उसको, और इससे दोनों को खतरा होता था, मदर को भी एंड उसकी चाइल्ड को भी। ये रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑपरेशंस भी करे, बहुत सारे उन्होंने योजना भी निकाली और बहुत सारी चीज़ें करी, बट आज के टाइम में भी ये सारे जो फीमेल फोर्टिसाइड्स हैं ये आज भी होती रहती हैं। बेसिकली फीमेल फोर्टिसाइड जो होती हैं उसका मतलब होता है किलिंग अ बेबी गर्ल। जब वो फीटस होती है, मदर के वूम्ब में होती है, तब उसको मार देना। वो पता कैसे चलता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन पहले ही कर लेते हैं जब बच्चा जो होता है मदर के वूम्ब में होता है, बाय अल्ट्रासाउंड वो सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कर लेते हैं बेबी के बारे में और उसको पेरेंट्स को बता देते हैं। अगर बॉय होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बट अगर लड़की होती है तो वो उसको मार देते हैं। ये जो पूरा प्रोसीजर है या ये जो पूरी कंडीशन है ये बहुत ही गलत है, और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे फीमेल फोर्टिसाइड्स को रोकने के लिए। सो ये जो पूरा टॉपिक है हमारा ये यहाँ पे आज ओवर होता है, एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का जो पूरा सीरीज चल रही थी ये आज यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।